प्रवासी कथा साहित्य की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार प्रेमा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी अलगाव, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। काली चमचमाती हुई एम्बेसडर कार सरसराती हुई मेरे सामने से निकलकर दूसरी ओर पोर्टिको में जा रुकी थी। कार में प्रवेश के लिए एक पैर बढ़ाती रीमा की नज़र अब भी कुछ ढूंढ रही थी। संभवतः जो छूट रहा था उसे लपकना चाहती थी। अंतिम बार मोहित की एक झलक अपनी आंखों में उतारना चाहती थी। रीमा को इस तरह घेर कर सब लोग खड़े थे जैसे स्वर्ण पिंजर में पाला हुआ किंतु राह भटका हुआ पंछी एक बार फिर वापस लौट आया है, कहीं पुनः ना उड़ जाए। संतुष्टि का भाव लिए रीमा के सगे संबंधी कचहरी से बाहर विजयी होकर निकले थे। रीमा अपने पिता और माँ के बीच चल रही थी। मैं उस दिन वहाँ कचहरी में मौजूद थी। मैं किसी की वकील की हैसियत से वहाँ नहीं थी। मोहित को, उसको और उसके वृद्ध माँ और पापा को मैं साथ लेकर गई थी। वे आहत थे अंदर तक, बिखराव से भी गुजर रहे थे। मोहित मौन था। प्रेम जब मौन होता है तब उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती। बात कचहरी तक जाए इसके पूर्व मैंने कई बार कोशिश की थी कि रीमा की अंजलि में फिर से हर श्रृंगार के वैसे ही ताज़े फूल की खुशबू हो जैसे बचपन में होते थे। कई बार रीमा की माँ से मिलने की मैंने कोशिश की। उनके घर गई थी पर मुख्य द्वार अनखुला रहा। उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के बीच एक लकीर खिंच गई थी। फिर भी एक बार फिर से उस कोमल हृदय को अनुभवहीनता से बचाकर अपने पास ले आऊं, ऐसा जी चाहा था। पर किस अधिकार से? 19 वर्षों पूर्व वे कानपुर में मेरे पड़ोसी थे। इस नाते चाहते हुए भी कुछ न कर सकी थी मैं उन दोनों प्रिय छात्रों के लिए। मोहित और रीमा उन दोनों रिसर्च कर रहे थे। तभी उनके पिता ने जल्दीबाजी में उनका विवाह कर दिया था। उसी जल्दीबाजी में ही रीमा ने जगह जगह साक्षात्कार देना शुरू कर दिया था। संयोग अथवा सौभाग्य से रीमा को अच्छे पद पर मनपसंद नौकरी मिल गई थी। मोहित यद्यपि प्रखर था तथापि उसे समय लग रहा था। साक्षात्कार देता जा रहा था। कचहरी का प्रांगण था, वहाँ मैं पहली बार गई थी। मेरा ये दुर्भाग्य था कि मैं उस विश्वविद्यालय की लेक्चरर थी और मेरी आंखों के सामने देखते देखते अंकुरित हुई थी रीमा और मोहित के प्रेम की बेल। स्पर्धा की नींव पर टिका था उसके सपनों का घर, एक नवीनता। खुली आंखों से मैंने दुनिया देखी थी, अतः कुछ शंका भी मेरे मन में थी। एक चर्चित प्रेम कहानी कालांतर में एक विफल प्रेम कहानी में परिणत हो गई थी। उस दिन उसका समापन दृश्य था। आंखें भरी और भारी, बता रहा था रात जागे हुए बीती थी। मोहित ने मन को जबरन रोका था। मुझे सहारा बन खड़ा होना था मोहित और उसके परिवार के साथ। भले लोगों के साथ भला होता है, इस वाक्य ने उस दिन मेरे लिए अपना मूल्य खो दिया था। घर आकर मैं निढाल बाहर कमरे में पड़े सोफे पर लुढ़क गई थी। किस ज्ञात अथवा अज्ञात की बुरी नज़र लग गई थी इन दोनों को कि इस तरह एक दूसरे को पीठ दिखाने पर आमादा हो गए। मोहित कोई भी नौकरी शुरू करता कुछ महीनों में छोड़ देता था। इसके विपरीत रीमा को सदा अच्छी कंपनी और ऊंची पोस्ट मिलती रही। कारण अब मोहित की समझ से बाहर होता जा रहा था। रीमा अपने घर में जैसा मान सम्मान पाती, मोहित को वैसा रंच मात्र भी नहीं मिलता जिसे वो नज़रअंदाज करता जा रहा था। जन्म का रिश्ता कुछ ऐसा नाजुक होता है जहाँ संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। माता पिता के व्यवहार संदेहास्पद होंगे ऐसा कुत्सित विचार कभी मन में लाना भी पाप है। रीमा के विचार गलत नहीं थे। ऐसे शुद्ध विचार रीमा के निजी संस्कार थे। रीमा को अखंड भरोसा था अपने जनक जननी पर। मोहित ने रीमा को बताया कि हर बड़े पद के लिए उसका चयन और नियुक्ति होती है, पर कभी साल तो कभी 2-3 महीने के बाद उसे इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया जाता था। मोहित ने स्पष्टीकरण करते हुए पुनः कहा, तुम्हारे पापा उसे अयोग्य साबित करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। मोहित ये सब अपने स्नेहिल पत्नी से मन की परेशानियां बांटने के लिए कह रहा था ताकि बोझिल मन कुछ हल्का हो जाए। किंतु सुनने वाली उस दिन उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक धनाढ्य पिता की पुत्री थी। लखनऊ में नवनिर्मित कॉलोनी में रहने वाले अपने अभिभावक से मिलकर अभी अभी लौटी थी। पुराने लखनऊ के पुराने मोहल्ले में अपने घर। आरंभिक कुछ दिनों को छोड़कर इधर जब जब वो मायके जाती तब तब कुछ बदलाव साथ लाती। शुभता की निशानी नहीं है, ये जानते हुए भी मोहित लापरवाह था। रीमा पर भरोसा उसे खुद से अधिक था, इसलिए वो निश्चिंत था। माँ के घर से उस
क्षण रीमा पूरी तरह नख से शीश तक पापा के सुनहरे पंख वाली परी बनकर लौटी थी। अतः पापा पर ऐसे लगते हुए आरोप सह न सकी। मोहित की बातें सुनकर रीमा भावावेश में आ गई और अपने पापा की पक्षधर बन उनके साथ खड़ी हो गई थी। जैसे एक बार मोहित की पक्षधर बन वो पापा समेत सारे परिवार से तर्क पर उतर आई थी। कहाँ गलत है मेरे पापा मोहित? तुम्हारे बारे में उनके विचार 100% सही थे। तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार में अंतर ही नहीं बल्कि जमीन आसमान का महा अंतर है। सबको इस विवाह के लिए राजी मैंने करवाया था। तुम में अक्षुण्ण प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक थी, कर्मठता में भी तुम मुझसे कहीं अधिक बढ़कर थे। मान लिया था इतना ही बहुत था मेरे लिए, अपने विशुद्ध प्रेम को सफल करने के लिए, सारे जीवन में प्रेम को पुष्पित एवं फलित करने के लिए। पर सच में ऐसा विचार एक बचकाना नासमझी का विचार था। पापा सही थे, मेरी मति मारी गई थी कि तुम्हारे एक गुण पर मैंने अपनी समस्त सुख सुविधा कुर्बान कर दी थी। सुनकर मोहित को एक धक्का सा लगा था। उसके इतने दिनों तक के समूचे विश्वास की प्रतिमा देखते देखते खंड खंड हुई जा रही थी। रीमा विस्फारित होकर फिर बोली थी, अरे मोहित, तुम तो कहीं टिक ही नहीं पा रहे हो। मेरे पापा के कारण तुम्हें बड़ी कमती मिल तो जाती है, किंतु उसे संभालने के लिए काबिलियत भी तो चाहिए। तुम्हारे निकृष्ट कार्य से तंग होकर वे लोग तुमसे इस्तीफा मांगते हैं मोहित। एक बार तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था, पर उसी क्षण एक आत्मसम्मान से पूर्ण आज के समय का पुरुष मोहित के रूप में प्रकट हुआ था। मोहित धनाढ्य नहीं पर ईमान पर जीने वाले पिता की खुददार संतान था। रीमा का हर शब्द उसे छलनी कर गया। प्रेमी और पति से आगे बढ़ वो भी पुरुषत्व की भूमिका में आ गया था। अब तक रुकी क्यों हो? चली जाओ और जो वे यानी तुम्हारे घर वाले कहते हैं उसे पूरा कर दो। यहीं पर खिंची थी एक लकीर। बात बढ़ती हुई अलगाव तक पहुंची थी। यद्यपि रीमा अपनों के बीच घिरी रहती थी, तथापि रीमा से पूरा सच जान लेना जरूरी था। मुझसे रीमा का संबंध रक्त का नहीं परंतु दिल की भावनाओं का था। मैं फ़ोन का रिसीवर पकड़े अपने दो समझदार कहे जाने वाले छात्रों के ध्वस्त होते संबंधों पर आहत थी। मोहित और रीमा के आपसी टकराव में रीमा की जुबानी सुन रही थी और मुझे उस समय वो अपने पापा के समर्थन में केवल एक उच्च घराने की बेटी दिख रही थी। मोहित की पत्नी तो कहीं से भी नहीं। 2 वर्षों बाद भी वो मोहित की धर्मपत्नी नहीं बन पाई थी। प्रेमिका और पत्नी में एक बारीक अंतर होता है जिसे रीमा समझ न सकी और इसे वो समझे इसका प्रयास करने का अवसर उसके घर वालों ने उसे दिया ही नहीं। बात बढ़ती चली गई थी दिद्दा। रीमा के मुख से पहले की तरह दिद्दा सुन अपनत्व का भान हुआ। मोहित का आत्मसम्मान कुरेदा था मैंने। मेरी आपस की कहासुनी में पापा मम्मी ने दखल दे दिया था। वे लोग मुझे ले गए और मैंने एक बार भी मोहित के बारे में नहीं सोचा। परिणाम आज सामने है। सही नहीं है कुछ, पर अब तो सब कुछ छूट गया दिद्दा। रो पड़ी थी रीमा। जानती हूँ पर अब बात बिगड़ चुकी है। जानती हूँ मैंने गलत किया और सोचा भी गलत। सबसे बड़ी बात यह कि हमने अपने बीच उनकी सोच, उनकी पोजीशन, उनके रुतबे को आने ही क्यों दिया। दिद्दा, मैं सब समझकर भी मोहित की पूर्णता नहीं हो सकी थी। बातों के सिलसिले में रीमा ने अपनी गलती स्वीकार की थी। अगर पहले ही समझती तो बात कचहरी तक क्यों पहुंचती। दिद्दा, आपकी कोशिश भी सफल ना हो सकी। मोहित की हर एक बात जो उस समय रीमा को अविश्वसनीय लगी थी, ये प्रतिक्रिया एक बेटी के लिए स्वाभाविक थी, किंतु एक पति का पत्नी से कहना भी उतना ही आवश्यक था। तुम्हारे पापा हमें अलग करना चाहते हैं। तुम्हारे हट के कारण हमारा रिश्ता स्वीकार तो कर लिया था, किंतु विच्छेद की प्रतीक्षा बेसब्री से करते रहे। मोहित को असफल करार कर आधुनिक पुत्री को संपन्न और सुख देने का इरादा अब तक नहीं छोड़ सके थे। जहाँ से उसे नियुक्ति की आशा होती थी वहीं किसी और को नियुक्त कर दिया जाता था। मोहित ने जोर देकर विश्वासपूर्ण ढंग से बात कही थी। मोहित एक साक्षात्कार देकर लौटा था। उसी दिन ये सत्य उसके सामने उजागर हुआ था। तदुपरांत भी मोहित का चयन हुआ था। उस ऑफिस में अपने परम मित्र सहपाठी कार्यरत थे। उन्हीं से उसे ये सच मालूम हुआ था। मोहित बिना प्रमाण ये नहीं कह रहा था, किंतु रीमा को उसकी कही हर बात उसके पापा पर लगाया केवल आरोप सा लगा था। इस तरह उसने प्रतिक्रिया दी थी जिसकी मोहित ने आशा नहीं की थी। पक्षपात जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है तब अंधत्व की भी चरम सीमा जुड़ जाती है और फिर परिस्थिति विनाशकाले विपरीत बुद्धि की राह पर चल पड़ती है।
जब जब रीमा माँ के घर से लौटती, हर बार उसमें बदलाव दिखता था। मन का अपना ये चिड़चिड़ापन वो कभी मोहित तो कभी मोहित की माँ पर भी उतार देती थी। किंतु अब समय पुराना नहीं रहा सोचकर चुप रहती थी। मोहित का नौकरी में न रहना रीमा को शर्मसार करने लगा। मोहित और रीमा को एक दूसरे की हैसियत का पूरा हाल मालूम था। रीमा ऑफिस से लौटती मायके से होती हुई घर आई थी। वहाँ पर मोहित की नौकरी न करने के भांति भांति कारणों के अनुमान की चर्चा से लेकर उसकी असफलता इत्यादि की चर्चा तक का ताज़ा विमर्श खजाना साथ लेकर आई थी। पिता की अंधभक्त लाडली बनकर खड़ी हो गई थी रीमा। उसका ऐसा सोचना लाजमी था। माता पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। रीमा का उनका पक्षधर बन खड़ी हो जाना स्वाभाविक था। मोहित की गणना उत्कृष्ट विद्यार्थियों में की जाती थी। अक्सर उसके व्यक्तित्व की चर्चा शिक्षकों के विश्राम गृह में अक्सर होती रहती थी। मोहित का और मेरा वहीं पर आमना सामना भी हुआ था। बातचीत का अवसर भी यहीं प्राप्त हुआ। रीमा को मैं बहुत पहले से जानती थी, जब वो केवल 6 महीने की थी। हमारे घरों के बीच बस एक ईंट दीवार की दूरी भर थी। रीमा का खिलखिलाकर खुशी प्रकट करना और चीख चीख कर रोना उस दीवार से टकराकर मुझ तक आ ही जाता था। उस समय खुद को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं था। ममता से लिप्त परंतु उसकी माँ के नाजुक उम्र के अनुभवहीन हाथों से रीमा को ले मैं अपने घर आ जाती थी। आकाश में उड़ती हुई गौरैया, कौवे, रंग बिरंगे उड़ते और कट्टी पतंगों को देखकर रीमा बहल जाती थी। मेरी आंखों के सामने रीमा ने बड़े से मकान में चलना सीखा, तीसते मसूड़ों से फूटते दांतों से काट कर गुस्सा दिखाते देखा, हर श्रृंगार के फूल छोटे छोटे हाथों से चुनना फिर हथेलियों से मसलना देखा था। फिर हम कहाँ वो कहाँ बहुत पीछे छूट गए थे, अलग अलग हो गए थे। लेडीज़ कॉमन रूम में देख रीता को मैंने पहचाना था। वैसा ही नाक नक्श बचपन वाला, वही भूलापन, यहाँ तक कि आवाज़ में भी कोई बदलाव नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में वह एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और मैं वहाँ की नई लेक्चरर। अपनी दिद्दा को भूल चुकी थी, जो स्वाभाविक था। मैं घर परिवार वाली प्रौढ़ता की ओर बढ़ती हुई और रीमा यौवन की उठान पर सतरंगी रंगों की तरह सतरंगी भावनाओं में उड़ रही थी। समय के उस वृहत अंतर की तरह हम में भी उतना ही वृहत अंतर आ चुका था। रीमा को देख एक बार फिर मुझे वो वैसी ही मासूम सी पहले वाली ही लगी। रीमा और मोहित की चर्चा स्टाफ रूम तक जब आई, एकदम से एक झटका लगा था मुझे। रीमा से बात करने से पूर्व तथ्य तक तो जाना ही था। जानकारी ली थी तब मालूम हुआ कौतूहल से पूरित सत्य। मोहित प्रखर बुद्धिमान विद्यार्थी था। मध्यम कद, श्यामल रंग, गठीले शरीर का खुशमिजाज नवयुवक था। साधारण परिवार का, पर उसमें असाधारण सम्मोहन शक्ति थी जो बरबस रीमा को खींच रही थी। पर वास्तव में वो रीमा का विशेष प्रतिस्पर्धी था। जैसे चहु और प्रचार था, एक अंक भी अधिक नहीं आना चाहिए उसका। जी जान लगाती थी वो उससे आगे रहने के लिए। मोहित को पीछे करना जैसे पूरे जीवन का मात्र लक्ष्य रह गया हो। अंकों की प्रतिस्पर्धा में पड़े 2 प्राणी थे, रीमा और मोहित। धीरे धीरे चर्चित होने लगे थे। हर समय किताबी कीड़ा बने रहना कोई ज़रूरी है? घर का काम कुछ तो कर दिया कर। माँ कभी प्यार से तो कभी रोष से समझाती, पर सब व्यर्थ। नशा जो चढ़ा था हाराहुसी का। जब देखो कमरे में बंद रीमा को उसके पापा ने समझाया था, इतनी मेहनत करो जितना सेहत संभाल सके। सुनकर अनसुनी की। दूसरी तरफ मोहित की कड़ी मेहनत का प्रमाण उसकी बढ़ती हुई दाढ़ी देने लगी थी कि समय के पल पल का सदुपयोग किया जा रहा था। मेरी चिंता और उत्कंठा एक साथ जागी। मेरे गोद में पली थी, इस कारण वो विशेष लगती थी। उसके पापा को अपने विभाग में तरक्की पर तरक्की मिलती गई थी। उसी के अनुरूप मोहल्ला, घर बदला और फिर दिल दिमाग का बदलाव तो होना ही था। मैं बहुत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की थी। उनकी स्थिति के समक्ष बेमेल थे। अब रीमा के लिए भी मेरी चिंता का कारण यही था। आगे जानकारी बढ़ाई। मोहित 8वीं कक्षा का वो विद्यार्थी था जब रीमा के स्कूल में आया था। सेक्शन अलग अलग, दोनों की केवल शक्ल से जान पहचान थी। कमज़ोर हैसियत होते हुए भी इतने खर्चीले स्कूल में पढ़ा रहे थे ताकि उज्जवल भविष्य मिले। संयोग से विश्वविद्यालय में पहुँचे वे दोनों साथ आ गए थे। विषय भी एक था। ये दोनों अद्भुत मेधावी थे। मोहित रीमा के सामने प्रतिस्पर्धी बनकर खड़ा हो गया था। मोहित रीमा से अधिक बुद्धिमान था। मन ही मन वो जानती थी।
कांटे की टक्कर तो बराबर वालों से की जाती है। मोहित की मेहनत रीमा के लिए दृष्टांत बन गया। रीमा ने एड़ी चोटी एक कर दी थी। मोहित को पीछे करना जैसे एकमात्र लक्ष्य हो। वक्त जिसका साथ दे वही प्रतिष्ठावान और वही बलवान। रीमा मोहित से कुछ अंकों से पीछे रह गई थी। रोई थी इतना कि जैसे किसी नदी के बाढ़ के दरमियान तटबंध टूट गया हो। धूम मच गई थी परीक्षा फल वाले दिन। इतना गहरा असर पड़ा, अस्पताल पहुंच गई। अपनी छोटी सी हार ने उसके दिल दिमाग को अस्थिर कर दिया था, जितना कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में अन्य सहपाठियों संग मोहित अपराधी की तरह खड़ा था। रीमा ने देखा तक नहीं था उसकी ओर, किंतु उसकी पलकों में उलझे एक दो अश्रु बिंदु उससे छिप न सके थे। साल गुजर गया, वे अब रिसर्च के विद्यार्थी थे। मैं शांत मन से सोना समझ रही थी। उस रीमा की और मोहित की चहुं ओर फैलती एक वार्ता, एक कहानी दूसरों की जुबानी। रीमा और मोहित अब उन दोनों रिसर्च के विद्यार्थी थे। मोहित प्रखर बुद्धि एवं मेहनती था, किंतु रीमा का रिसर्च करना, समय गुजारना था उसके पापा के मत से। अवसर देख मैंने कॉलेज के अंतिम पीरियड में रीमा को पास बुलाया। दूध पीती एक प्यारी सी बच्ची जो बसंती उम्र के बासंती सपनों में खोई थी। बात औपचारिकता से आरंभ हुई और मुद्दे तक आई। रीमा अब वक्ता और मैं श्रोता। विषय समस्या प्रधान था। उसने कहा था, दिद्दा, मेरी बात सुनकर गौर करिएगा, समाधान केवल आपके पास है। अपने पराये से यहाँ तक कि सारी दुनिया के सामने मोहित की पक्षधर बनकर खड़ी थी। मेरे और उसके परिवार में केवल अंतर नहीं था, बल्कि जमीन आसमान का अंतर था। सबको इससे फ़र्क पड़ता था, अकेली मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था, न तब न आज। मोहित मुझसे कहीं अधिक प्रतिभा संपन्नता के गुण से पूर्ण था। उसके इसी एक गुण पर मैंने सारी दुनिया छोड़ने की ठान ली थी। तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान तथा कर्मठ थे। जीवन में इतना ही बहुत था, प्रेम को परिणाम देने और फलित पुष्पित करने के लिए। हमारा व्यक्तित्व उस नई स्लेट की तरह था जिस पर अब तक बहुत कुछ लिखा नहीं गया था। हमारा नाम लोगों ने जाना, पहचाना लोगों ने, दो नामों को साथ जोड़ दिया। बन गई एक राजकुमार और परी की कहानी, हवा में तैरती लोगों की जुबानी। हम साथ चल पड़े। चलते चलते कब अपनी अपनी स्पर्धा भूलकर एक दूसरे की ज़रूरत बन गए, अंदाज़ा तक नहीं लगा था। मानव जनित विकारों से ऊपर उठ गए। दिद्दा, मोहित का साथ मुझे अच्छा लगने लगा। अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती लकीर को प्रेम रस से धोकर मिटाना मैं चाहती थी। जब कोई जीवन में बहुत अच्छा लगे तो उसका विकल्प नहीं होता। वो रहे ना रहे, जगह सदा रिक्त रहती है। मैं अभिमन्यु की भांति दिग्गजों के प्रश्नों के चक्रव्यूह में घिरी एक एक का उत्तर दे रही थी। ताऊ जी ने कहा था, हैसियत दो कौड़ी की है, उन सब की बराबरी नहीं। मैंने विनम्रता से कहा था, कर्मठता से हैसियत बना लेंगे। पापा ने कहा था, उस घर में तो तू दाने दाने को तरसेगी। मैंने कहा था, सब्जी खा लेंगे तब। खींचती हुई माँ ने डांटा था, घर अपना नहीं, किराए के घर में रहते हैं वे लोग। भाई ने भी माँ का साथ दिया था, उनसे सहमत होकर। बहन विद्रूप हंसी से हंसकर बोली थी, अब तक वे लोग देहातियों की तरह स्टील के प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने दृढ़ होकर प्रत्युत्तर दिया था, इन सब निरर्थक बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों सब मेहनत ईमानदारी से हासिल कर लेंगे, ऊपरी पैसों से प्राप्त नहीं करेंगे। दिद्दा, एक जोरदार थप्पड़ मेरे दाहिने गाल पर पड़ा था। चटाक की एक आवाज़ गूंज गई थी कमरे में। कुछ देर निशब्दता के बाद एक वाक्य में निर्णय दिया गया था, ठीक है, जो तेरा मन। किंतु एक आभास हुआ था, इस निर्णय के आगे भी कुछ तय कर लिया गया था उसी पल। तब समझ नहीं सकी थी। हमारी पीएचडी भी ख़त्म होने वाली थी। हम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ था। मोहित से मेरा विवाह विधिवत संपन्न हुआ, पर उसी दिन उसी पल से एक और चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी गई थी, जो हम दोनों के इर्द गिर्द रची जा रही थी। इसमें किसी की जान नहीं लेनी थी। एक को इतना कमज़ोर करो और दूसरे को बंदी बनाना, ये दो प्रधान उद्देश्य थे। रीमा ने बताया, मैंने एक अच्छी नौकरी कर ली थी। यहाँ हम दोनों साक्षात्कार के लिए गए थे। मोहित इस पद के वास्तव में हकदार थे, परंतु नियुक्ति पत्र मुझे हासिल हुआ। हमारे लिए फ़ख्र की बात थी। मोहित ने भगवान के समक्ष नियुक्ति पत्र प्रेम पूर्वक रखते हुए कहा था, किसी को तो मिला ना, मुझे भी मिल जाएगा, आज नहीं तो कल सही। हम मेहनत से अपनी किस्मत लिखेंगे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी। अब तो आगे आप सब जानती हैं दिद्दा। रीमा को
बातें एक एक कर याद आती और वो उसे देखने के लिए उद्विग्न हो जाती, पर लाचार थी वो। कचहरी का परिसर बहुत बड़ा था। पोर्टिको की एक ओर मोहित को सहारा देने वाली अकेली मैं और दूसरी ओर रीमा का सपरिवार संतुष्ट। मैं रात देर तक सो नहीं पाई थी। नींद भी कैसे आए? जीती जागती रीमा और उसका हंसता खेलता संसार विषाक्त हो गया था। विच्छेद शब्द अपने आप में ही भयावह सा प्रतीत होता है, क्योंकि यह अलगाव, विभाजन एवं पार्थक्य को इंगित तो करता ही है, साथ साथ पीड़ा के आंतरिक दहक की ओर भी संकेत दे देता है। मैं मोहित के घर रुक गई थी। मोहित को मैं सहारा दूंगी, किंतु विशेष फिक्र मुझे रीमा की थी। रीमा रिश्तों में मूव ऑन को कोई स्थान नहीं देगी, यह आज ही मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ। रीमा पर दबाव इसी बात के लिए डाला जाएगा, यह भी निश्चित है। समय किसी के कहे न चलता है न रुकता है। समय की अपनी ही मस्तानी चाल होती है। दीवार पर अब तक 12 खूबसूरत दृश्य वाले कैलेंडर मैंने बदल डाले थे। रीमा और मोहित जैसे सुलझे व्यक्तित्व के ऐसे हश्र की पीड़ा से आज भी मन विचलित हो जाता है। सवाल उठते हैं मेरे मन में, कहाँ होगी, किस हाल में होगी? और मोहित? 2 वर्षों पूर्व एक झलक देखी थी, पूरी तरह पहचान पाती तब तक उसकी कार सरसराती हुई निकल गई थी। 1 मिनट बाद सिग्नल हरा होता तो सही पहचान पाती कि मोहित और उसके संग बैठी प्यारी सी बच्ची को। अनुमान लगाया था कि मोहित अब तक पिता बन चुका था, शायद। सुख दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया उठी थी मन में। कहाँ गलत हो गए थे दोनों? मैंने ये प्रश्न खुद से किया था। प्रश्न अनुत्तरित रहा। मन ने स्वतः धीरे से कहा, पति पत्नी के मध्य तीसरे की दखलंदाजी की स्वीकृति देना पहली भूल है किसी भी दंपति के लिए, चाहे वो व्यक्ति माता पिता ही क्यों ना हो। यही सत्य पुरुषों पर भी सटीक बैठता है। संबंधों के चटकने का दूसरा प्रमुख कारण है क्रोध और उनसे उपजी विवेकहीनता। न जाने कितने युगल आज के समाज में इसी के शिकार हैं। परिवार बचाना हो तो अपनी छठी इंद्रियां खोलनी पड़ेंगी और अपने कानों से सुनी बातों पर भरोसा। सुनी सुनाई बातों पर की गई प्रतिक्रिया का नतीजा पढ़ी लिखी नासमझ पीढ़ी के सामने भी आएगा। सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं का अर्थ ये कदापि नहीं कि दुरुपयोग हो। स्वस्थ समाज स्वस्थ मानसिकता से ही संभव है। लाइट बंद कर मैं सोने का उपक्रम करने लगी थी। जीवन का चौथापन अब मेरे जीवन में आने वाला ही था। सामान को समेटने के साथ मैंने स्वयं को भी समेटना शुरू कर दिया। अधिक सामान का क्या होगा जब रहने वाली मैं अकेली? एक पलंग, एक छोटा घर, एक फ्रिज, गैस स्टोव, बस। फेयरवेल था तो सभी साथी भावनात्मक हो रहे थे। साथी से बिछुड़ने की मानसिक हार्दिक पीड़ा का सीधा असर मेरे दिल ने महसूस किया। रीमा किस व्यथा से उस दिन गुजरी थी, सही अर्थ में मैंने आज जाना। रीमा तथा मोहित के दर्द को कचहरी के परिसर में तब केवल देखा था, वो उनसे गुजरी नहीं थी। घर आई तो अनायास मोहित को खड़ा पाया, साथ में लगभग 15 वर्ष की अबोध प्यारी सी बच्ची। मोहित अब शहर का जाना माना प्रतिष्ठित सम्मानीय DIG था। ये पद प्रतिष्ठा उसने मेहनत और ईमानदारी से पाई थी। अभी हाल में इसी शहर लखनऊ में तबादला हुआ था। आपसे मिलने की उत्कंठा को रोक नहीं पाया। रीमा की दिद्दा अर्थात मैं मोहित के साथ उस बच्ची की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देख रही थी। मोहित ने उसे प्यार से देखा, जो कुछ दूरी पर बैठी हाथों में थामे किसी उपन्यास में खोई हुई थी। ये मेरी पालिता पुत्री है, एकमात्र मेरा सहारा, मोहित ने सहज भाव से कहा। चकित हो मैं फटी आंखों से उसे एकटक देखती रही। प्रेम का जो स्थान रिक्त था उसे मोहित वात्सल्य से भरने की कोशिश कर रहा था। मेरी उत्कंठा देख मोहित मुस्कुराया था। रीमा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है। घर छोड़ते काफ़ी दिन हुए। निखिल को जानती है ना, अभी हाल में उसकी रीमा से मुलाकात हुई थी। रीमा की बातचीत अपने पापा से और मम्मी दोनों से नहीं होती। क्यों, ऐसा कैसे हो गया? मैंने चकित हो पूछा। मोहित ने आज मुझे पहली बार दिद्दा संबोधित करते हुए उत्तर दिया। कुछ बातों की सच्चाई उभरने में समय लगता है, न तत्काल प्रमाणित किया जा सकता है सच को। कागज़ पर न कोई संबंध बनता है और न विच्छेद होता है। हम एक तलाकशुदा हैं, अलग अलग दुनिया में स्वच्छंद रहते हुए खुश हैं। सच्चाई रीमा को उस दिन मालूम हुई थी जब ड्राइंग रूम में रीमा के पापा की अपने जिगरी दोस्तों के बीच वार्ता चल रही थी। उनके मित्रों ने ठाका लगाते हुए कहा था,
अच्छा बदला लिया तुमने उस मोहित से। तुम्हारी बेटी अब वापस आ गई है। अब उसकी धूमधाम से मन मुताबिक डेस्टिनेशन मैरिज करना। वो भूल जाएगी मोहित जैसे व्यक्ति को। तुम देखना। बाहर से घर में प्रवेश करते हुए मोहित का नाम सुन रीमा ठिठक गई थी। उसी दिन रात को उसका फ़ोन आया था। मोहित, मुझे क्षमा कर दो। तुम सच थे, मैं ही गलत थी। सच मैंने अपने कानों से सुना। टूटी लकीरें जुड़ती नहीं। ये भी एक बड़ा सच है। उस दिन रीमा ने घर, माँ, पापा सब कुछ त्याग दिया था। हम पति पत्नी नहीं हैं। हमारे बीच अब कोई स्पर्धा भी शेष नहीं। हर ज़रूरत पर एक दूसरे के सहायक अवश्य हैं और सदा रहेंगे, आज, कल और परसों। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद और सार्थक कहानी अलगाव। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।